कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर 4। एक कहावत है कि जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमने इससे पूर्व में पढ़ा कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका रही। तो आज हम इसमें अध्ययन करते हैं कि महिलाओं ने फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रही। वो इसलिए शामिल रही, उनको इस बात की आशा थी कि भागीदारी क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु कुछ ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। उनके जिम्मे जो इस निमित्त काम आते थे, सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजार में फल फूल सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में काम करना, कुछ महिलाओं को वेश्यावृत्ति का भी कार्य करना पड़ता था। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। इस प्रकार उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था। केवल शिक्षा के संदर्भ में यदि बात करें तो कुलीन वर्ग की जो लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों से कम थी, कार्य उनके बराबरी थे। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और इन क्लबों में होने वाली गतिविधियां एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं ने इस निमित्त लगभग 60 क्लब बनाए और उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध क्लब हुआ द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। उनकी इन क्लबों के माध्यम से प्रमुख मांग यही थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सबसे ज़्यादा निराशा उनको इस समय में हुई कि जब 1791 का संविधान बन करके तैयार हुआ तो महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा उसमें दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुना जाना और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि नई सरकार में उनके हितों का तभी रक्षा हो पाएगी जब उनका हर पद पर प्रतिनिधित्व हो पाएगा। शुरुआती वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून भी लागू किए। सुधार हेतु क्या क्या लागू किए गए, आइए देखते हैं। तो इसके निमित्त उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की ताकि लड़कियों की शिक्षा हो, साथ ही साथ स्कूली शिक्षा लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इस शादी की धारणा को भी बदल दिया गया। अब केवल वह एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और छोटे छोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज जैकोबिन सरकार के समय 1793 से 1794 तक था। उनको महिलाओं का इस प्रकार का आगे बढ़ना उचित नहीं लगा, जिसके निमित्त उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो कई सक्रिय महिलाएं थीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से यहाँ तक तो कईयों को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। लेकिन महिलाओं का ये आंदोलन केवल फ्रांस में नहीं अनेक देशों में भी चलता रहा। उसका प्रमुख कारण महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार और सम्मान कार्य के लिए समान वेतन। मताधिकार का संघर्ष 19वीं और सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के लिए भी
जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। लंबे समय से चली हुई उनकी मांग आखिर में रंग लाई। ऐसी फ्रांसीसी महिला जिनको महिलाओं में प्रमुख भूमिका निभाई, उसमें क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 से 1793 का जीवन। आइए उसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। ओलंप दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से एक सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान एवं पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने 1797 में उसी की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की भी कड़ी आलोचना की। इस निमित्त उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में किन मूलभूत अधिकारों को लिया गया है। पहला, औरत जनना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। दूसरा, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का। तीसरा, समग्र प्रभुसत्ता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। चौथा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार है। पांचवा, कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और उसको यहाँ तक नज़रबंद भी किया जा सकता है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ द्वारा जब सोमेत उनको क्लबों को बंद कर दिया गया, तो बंद करने के निर्णय को उन्होंने इस रूप से उचित ठहराते हुए अपनी बात को बताया। आइए जानें। वह कहते हैं, क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि और राजनीतिक कर्तव्य ये तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? आइए अब प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? दूसरा, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तीसरा, महिलाओं का सबसे मशहूर क्लब कौन सा था? धन्यवाद।